अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के जो टॉपिक हो जाएंगे हमारे, वो दो भी जो है हमारे बायोलॉजिकल साइंस के 10th क्लास के दो टॉपिक हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा हमारा माहौल और दूसरा हो जाएगा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल। ठीक है, दोनों से मुताल्लिक़ चंद सवाल देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा पहला सवाल। मंदरा जेल में सानवी सार्फिन की शनाख्त करें। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन को समझिए। अब हमको, आप लोग फूड चेन देख ही चुके होंगे भाई। वहाँ पर जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्या कहेंगे हम लोग, कंज्यूमर्स होते हैं और कार्निवोरस होते हैं। ओके ना। तो इसमें हमको एक फूड चेन दिया गया है। नीचे घास, घास का टिड्डा, मेंढक, सांप और चील। ये जो फूड चेन है, इसके अंदर हमको हमारा जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा उसकी तलाश करनी है। तो इनमें से जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा गिवन फूड चेन में। ग्रास है, ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, स्नेक है और ईगल है। यानी कि जो ग्रास हो जाएगी उसको ग्रास हॉपर खाएगा, उसको फ्रॉग खाएगा, उसको स्नेक खाएगा और उसको ईगल खाएगा। तो इस तरह का जो चेन फॉर्म हो रहा है, ये जो ग़िज़ाई ज़ंजीर है हमारी, उसमें जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉपिक जो 10th का है। हमको एसजीटी के लिए और एसए बायो के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो फ्रॉग हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो है भाई, इसके अंदर जो प्रोड्यूसर हो जाएगा हमारा घास। ओके, उसके बाद जो घास का टिड्डा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, इब्तदाई सार्फिन हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है मेंढक हो जाएगा। देन टर्शियरी कंज्यूमर जो है वो हमारा सांप हो जाएगा। और लास्ट वन जो है हमारा आला गोश्तखोर, वो हो जाएगा हमारा शिकरा, या फिर जिसको हम चील कहेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह का जो है हमारा मुख्तलिफ अक़साम के ग़िज़ाई ज़ंजीर हमारे माहौलियाती निज़ाम में पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले पैदा कुनिंदा होता है, यानी कि जो ग़िज़ा तैयार करता है वो होता है। उसके बाद जितने भी क्या कहेंगे हम लोग दूसरे जानदार उसको खाएंगे वो सार्फिन में आएंगे। और टॉप में कौन रहेगा भाई, तो आला गोश्तखोर रहेगा। इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हर एक मुंतकिली पर तनफ़ुस के दीगर अफ़ाल के दौरान पैदा होने वाली तवन्नाई का कितना तनासुब हरारत के तौर पर मुंतशिर व ज़ाय हो जाता है। विच मीन्स के एट ईच ट्रांसफ़र व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड अदर फंक्शन डिसिपिटेटेड एज हीट। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारे हम लोग क्या कहेंगे रेस्पिरेशन होता है, दूसरे जो दीगर फंक्शंस होते हैं भाई, उसके दौरान जो तवन्नाई हम लोग तैयार करते हैं वो तवन्नाई का कितना % हिस्सा जो है हरारत की शक्ल में ज़ाय हो जाता है, हमको बताना है। ऑप्शन ए 60 to 70, ऑप्शन बी 80 to 90, ऑप्शन सी 40 to 50 और ऑप्शन डी 70 to 80। चले बताइए कि जो हमारे क्या कहेंगे हम लोग रोज़ाना जो हम लोग तमन्नाई पैदा करते हैं तनफ़ुस और दीगर अफ़ाल के दौरान, उनमें से जो है भाई 80 to 90% ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 80 से 90% जो भी तमन्नाई होगी भाई वो हीट की शक्ल में या फिर हरारत की शक्ल में क्या हो जाएगी, वो क्या कहेंगे ज़ाय हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ना। कितनी %, तो 80 to 90% जो है ज़ाय हो जाएगी। अगर हम देखेंगे तो हर एक मुंतकिली पर तनफ़ुसी अमल और दीगर अफ़ाल के दौरान पैदा होने वाली तवन्नाई का एक बड़ा तनासुब, यानी कि 80 से 90% हरारत के तौर पर मुंतशिर व ज़ाय हो जाता है। चुनांचे किसी ग़िज़ाई ज़ंजीरों के तीनों मरहलों में तवन्नाई की निहायती ख़लील मकदार रासी गोश्तखोर जानदार के इस्तेमाल के लिए फिर भी दस्तियाब रहती है। यानी कि जैसे जैसा ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग तो क्या होगा भाई, तवन्नाई जो है सर्फ हो जाएगी, ज़ाय हो जाएगी। उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ जो हिस्सा होगा टॉप मोस्ट पे जो हमारा आला गोश्तखोर रहेगा उसके लिए बाकी रह जाएगा। ये बताया जा रहा है कितने % होगा, तो 80 to 90% जो है भाई यहाँ पे वो हरारत की शक्ल में ज़ाय हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा। ज़मीन, पानी, सूरज की रोशनी, हवा वगैरह किस उनसर के तहत आते हैं। लैंड, वाटर, सनलाइट, एयर एक्सेट्रा कम्स अंडर विच फैक्टर। क्या उसको हम लोग बायोटिक फैक्टर कहेंगे, या उसको एबायोटिक कहेंगे, या फिजिकल कहेंगे, या फिर ANC, दो भी जो है हमारे हो जाएंगे भाई। तो हमारा जो माहौली निज़ाम है जिसमें हम लोग जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, उनमें क्या है भाई, हम जानदार अजसाम जो है बेजान, या फिर जो हमारे कहेंगे भाई जैसे कि हमारे बेजान जैसे कि ज़मीन, पानी है, उन तमाम से हम लोग क्या करते हैं, क्या कहेंगे हम लोग, इन तमाम से क्या कहेंगे एक तरह का रिश्ता होता है हमारा। ठीक है ना। वो रिश्ते के तहत हम लोग क्या करते हैं भाई, इन पे डिपेंड करते हुए हम ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये जो हमारे ज़मीन, पानी, सूरज, रोशनी वगैरह हो जाएंगे, ये कौन से फैक्टर्स में आएंगे हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी। यानी कि इसको हम लोग ए बायोटिक फैक्टर या फिर फिजिकल फैक्टर दो भी नाम से जानते हैं। ए बायोटिक का मतलब हो जाएगा गैर जानदार, जिसमें जान नहीं होती। ठीक है ना। और फिजिकल यानी कि जो है तभी जो होंगे ये उनासिर हो जाएंगे। कौन कौन से, ज़मीन, पानी, सूरज की रोशनी, हवा, ये तमाम चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर में कौन आएंगे,
आएंगे, बायोटिक में आएंगे फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, आर्किया, बैक्टीरिया जिनके अंदर जान होती है भाई। एबायोटिक में आएंगे सॉइल, लाइट, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर जो कि बेजान अशिया होती है। ये दोनों की क्या है भाई, बाहमी रद्द अमल के जरिए ही क्या है भाई एक तरह का इकोसिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये दो भी चीज़ें क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जानदार आसाम को एक माहौल में ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये जो एबायोटिक फैक्टर है उसको इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरिया फैक्टर क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ओके, चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम बाय टेकिंग द शेप ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड। तग़ज़ी मराहिल का साख्ती इजहार जो हैराम की शक्ल के ज़रिए किसी माहौली निज़ाम की साख्त को बतलाता है क्या कहलाता है। ए इको सिस्टम पैरामिड, डी फूड पैरामिड, सी एनर्जी पैरामिड और डी इकोलॉजिकल पैरामिड। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हम जो हमारे ट्रॉपिकल लेवल होते हैं कोई एक माहौलियाती निज़ाम के, उसको हम लोग क्या करते हैं, हर एक ट्रॉपिकल लेवल को हम लोग अहराम की शक्ल में क्या करते हैं, जाहिर करते हैं या फिर उनको बतलाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अहराम की शक्ल में जो भी हमारे ट्रॉपिक लेवल हो जाएंगे, तग़ज़ी मराहिल हो जाएंगे, उसको जो हम लोग क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको पेश कर रहे हैं, उसको बतला रहे हैं, तो उस तरह का जो हमारा पिरामिड हो जाएगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हमको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजिकल पिरामिड। इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई तो इसको हम लोग माहौलियाती अहराम के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये माहौलियाती अहराम या फिर मखरूद की बात करेंगे हम तो ग़िज़ाई ज़ंजीर के अलावा अहराम मखरूद दीगर अक़साम के नुमाइंदा अशकाल है जो एक अज़विये से दूसरे अज़विये में तवानाई के बहाव को ज़ाहिर करते हैं। क्या ज़ाहिर करते हैं, ये तवानाई के बहाव को ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे मिस्र में जो पिरामिड्स पाए जाते हैं उसके मुताल्लिक़ है भाई। जो हमारे साइंसदान थे, जो हमारे माहौलियात थे, उन्होंने क्या किए, हर एक तग़ज़ी मराहिल को क्या किए भाई, एक अहराम की शक्ल देते हुए हमारे जितना भी माहौली निज़ाम होगा वो साख्त को बतलाने की कोशिश की, जिसको हम लोग माहौलियाती अहराम या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, हमारे साइंसदान क्या किए, हर एक ट्रॉपिकल लेवल को पिरामिड की शक्ल में क्या करे, जाहिर किए, उसको ही हम लोग क्या कह रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से जानते हैं। ओके, चले आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु इंट्रोड्यूस द इकोलॉजिकल पिरामिड, जो माहौलियाती अहराम है अब ये किसने मुतारुफ कराया है। ए चार्ल्स एल्टन, बी एजी टांसले, सी कार्लस लिनियस या फिर दी थियोफारस्टस। चलें बताने की कोशिश करिए कि जो हमारा माहौलियाती निज़ाम का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसने पेश किया है या किसने इसको मुतारुफ करवाया है, उस साइंसदान का नाम बताना है हमको। अगर आपको इन तीन चारों से में किसी एक का नाम सुन के होंगे आप, तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, ऑर्डर आउट कर सकते हैं। थियोफारस्टस तो हमारे फादर ऑफ बॉटनी हो जाएंगे। कार्लस लिनियस ने तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था भाई। एजी टांस ने तो इकोसिस्टम जो वर्ड है वो दिया था। तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स एल्टन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। जो माहौलियाती अहराम है उसको पेश करने वाले या उसको मुतारुफ करने वाले कौन हो जाएंगे, तो चार्ल्स एल्टन जो साइंसदान हो जाएंगे भाई। उन्होंने क्या किया, हमारे माहौलियाती अहराम या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है बतलाया है या फिर इन्होंने जाहिर किया है। ये पहले बरतानवी माहिर माहौलियात है जिसको हम लोग चार्ल्स एल्टन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 1927 ईस्वी में मुतारुफ करवाया। माहौलियाती अहराम में पैदा कुनिंदा जो होता है पहला तग़ज़ी मरहला होता है जिसको क़ायदे पर रखा जाता है। तब बाद तग़ज़ी मराहिल जैसा कि इब्तदाई, सानवी और सालसी सार्फिन जो होंगे बिलतरतीब एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे, जिसमें आला गोश्तखोर हो जाएगा, अहराम के रास पर हो जाएगा। तो ये जो हमारा पिरामिड है ये बताने वाले कौन है, हमारे चार्ल्स एल्टन है। कब बताया उन्होंने, 1927 में बनाया। इनके अकॉर्डिंग जो है भाई प्रोड्यूसर्स जो होंगे हमारे वो क़ायदे पर पाए जाएंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग जो होगा प्रोड्यूसर से होगा, उसके बाद आएंगे हमारे इब्तदाई सार्फिन, सेकेंडरी सार्फिन, सानवी सार्फिन, इस तरह आएंगे। और लास्ट में जो होगा रास पर वो हमारा आला गोश्तखोर होगा। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट की रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा, इन द इकोलॉजिकल पिरामिड हु आर रिप्रेजेंटेड एट द बेस, माहौलियाती अहराम में क़ायदे पर किसकी नुमाइंदगी की जाती है। ए कार्निवोरस या फिर गोश्तखोर, बी प्रोड्यूसर्स या फिर पैदा कुनिंदा, सी प्राइमरी कंज्यूमर या फिर इब्तदाई सार्फिन, डी टर्शियरी कंज्यूमर या फिर असालसी सार्फिन। चले बताइए, अभी हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होगा उसकी बेस पर या उसके क़ायदे पर या जिसकी स्टार्टिंग में जो हमारा क्या कहेंगे ट्रॉपिकल लेवल होगा उस पर हम लोग किसको रखते हैं या फिर किसको बतलाते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी नुमाइंदगी करते हैं हम लोग हमारे क़ायदे पर इकोलॉजिकल पिरामिड के। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
सॉरी ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। जब भी कोई ग़िज़ाई ज़ंजीर की बात ले लो आप या फिर कोई भी अहराम की बात ले ले तो सबसे नीचे जो होगा भाई, यानी कि जिससे शुरुआत होती है अहराम की, वो हमेशा प्रोड्यूसर से होगी, पैदा कुनिंदा से होगी। जो पैदा कुनिंदा होंगे वो नीचे क़ायदे पर होंगे, उसके बाद बिलतरतीब इब्तदाई सार्फिन आएंगे, उसके बाद हमारे सानवी सार्फिन आएंगे, उसके बाद हमारे सालसी सार्फिन आएंगे, ठीक है ना। अगर कोई चौथा सार्फिन है तो उसके बाद वो भी सार्फिन आएगा, ठीक है ना। और लास्ट में जो होगा हमारा आला गोश्तखोर पाया जाएगा, ठीक है। कार्निवोरस जो होगा आला गोश्तखोर वो हमारे रास पर पाया जाएगा। ये किसने बताया है? हमारे चार्ल्स एल्टन ने बताया है, इंपॉर्टेंट है। किसी भी ग़िज़ाई ज़ंजीर की बात ले लो या किसी भी ग़िज़ाई जाल की बात ले लो या फिर हमको कोई भी पिरामिड बताना है हमारे माहौलियाती निज़ाम का, तो सबसे पहले हम लोग पैदा कुनिंदा से शुरू करते हैं, यानी कि जो क़ायदे पर होंगे वो हमेशा पैदा कुनिंदा होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे। इंपॉर्टेंट है ये। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पिरामिड, इनमें से कौन सा अहराम की किस्म नहीं है। अब हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड देखें भाई, ठीक है, क्या होता है हम लोग देख लिए। जिस तरह हम लोग हमारे ट्रॉपिकल लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया। तो इनमें से जो है भाई इकोलॉजिकल पिरामिड अगर हम देखेंगे तो बेसिकली 3 तरह का होता है। इनमें से एक नहीं है, हमको बताना है कि कौन सा जो हो जाएगा वो हमारा अहराम की किस्म नहीं होगी। क्या वो पिरामिड ऑफ नंबर्स होगा, क्या वो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा, क्या वो पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा या फिर पिरामिड ऑफ फूड होगा। चलिए बताइए इनमें से कौन सा हमारे क्या कहेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड का एक किस्म नहीं है, बताइए। अददी अहराम, क्या कहेंगे हम लोग इसको, कमियत का अहराम, तवन्नाई का अहराम या फिर ग़िज़ा का अहराम। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अ पिरामिड ऑफ फूड। ऐसा कोई हमारा अहराम नहीं है इकोलॉजिकल सिस्टम में भाई, ठीक है ना। 3 तरह के अहराम देखिए आप लोग। पहला तो होता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स, दूसरा होता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास, ओके, तीसरा होता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये 3 तरह के जो है इकोलॉजिकल पिरामिड हमारे माहौलियाती निज़ाम में हम लोग देख सकते हैं भाई। पिरामिड ऑफ नंबर्स में क्या होता है भाई, क्या कहेंगे हम लोग, हमारे जितने भी जानदार होंगे ट्रॉपिकल लेवल पर, हर ट्रॉपिकल लेवल पे उनकी तादाद को बतलाया जाएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास में उनकी कमियत को बतलाया जाएगा और पिरामिड ऑफ एनर्जी में कितनी एनर्जी वो लोग इस्तेमाल करते हैं या कितनी एनर्जी उनको हासिल होती है, उस बेस पे क्या है भाई पिरामिड ऑफ एनर्जी का हमारा क्या कहेंगे बनेगा। हम लोग हर एक को डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। इतना याद रख लीजिए कि तो जो हमारे पिरामिड हो जाएंगे इकोलॉजिकल सिस्टम में वो 3 तरह के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इन एक्वाटिक एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आबी और घास के मैदान के माहौलियाती निज़ाम में अददी अहराम की साख्त कैसी होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अददी अहराम होगा उसकी जो साख्त होगी वो किस तरह की होगी हमारे क्या कहेंगे हम लोग मैदानी और क्या कहेंगे एक्वाटिक में, ठीक है। क्या वो डाउनवर्ड होगा, क्या वो इन्वर्टेड होगा, क्या वो अपराइट या फिर सीधा होगा या फिर वो पार्शियली अपराइट होगा। चले बताइए उनकी जो इसकी जो शक्ल हो जाएगी वो किस तरह की होगी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स की। कहाँ कहाँ पर, आबी माहौलियाती निज़ाम में और घास के मैदान में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। चलिए बताने की कोशिश करिए कौन सा हो जाएगा वो। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपराइट, ठीक है। अपराइट क्यों होगा ये, अब बात जानने की चीज़ ये है अपराइट क्यों होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हमारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम के अगर हम देखेंगे तो जितने भी सबसे पहले जो होगा प्रोड्यूसर्स होगा तो सबसे ज़्यादा पैदा कुनिंदान की तादाद सबसे ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है ना। जो लोग प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पे हमारे पौधे हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद वो पौधों को खाने वाले सेकेंड जो इब्तदाई कंज्यूमर होंगे भाई उनकी तादाद थोड़ी कम होगी। उसके बाद सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स होंगे उनकी तादाद उससे कम होगी। उसके बाद जो हो जाएंगे टर्शरी कंज्यूमर वो तो तादाद में और ज़्यादा कम हो जाएंगे। और आखिर में जो हो जाएगा रास पर वो सिर्फ एक ही हमारी क्या कहेंगे हम लोग ईगल बच गई, ठीक है, चील बच गई है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है अददी अहराम में हमारे माहौलियाती और एक्वाटिक सिस्टम में क्या कहेंगे आदाद में कमी वाक़ हो रही, जिसकी वजह से क्या है भाई हमको अपराइट जो होगा हमारा पिरामिड हासिल होगा, ठीक है ना, सीधा जो पिरामिड हमको हासिल होगा। चलें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल। मंदर झेल में से कौन ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ए एनर्जी, बी फूड, सी बायोमास या फिर डी पावर। चले बताने की कोशिश करिए इनमें से कौन सा आंसर जो है हमको एक एज अ ईंधन के तौर पर। ईंधन क्या है भाई, अभी एक ऐसी चीज़ जिसको जलाने पर हमको क्या कहेंगे हम लोग एनर्जी हासिल होती है, तवन्नाई हासिल होती है, उसको हम लोग ईंधन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा एक चीज़ जो है भाई ईंधन के तौर पर भी वो काम करती है हमारे जिस्म में,
ओके, वो क्या हो जाएगा? वो एनर्जी है, तवन्नाई है, या वो ग़िज़ा है, या फिर वो क्या कहेंगे हयाती कमियत बायोमास है, या फिर वो पावर है? चलिए बताने की कोशिश करिए वो क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बायोमास, या फिर जिसको हम लोग हयाती कमियत के नाम से जानते हैं। हयाती कमियत को हम लोग एज अ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे तो रकाजी ईंधन क्या है भाई? फ्यूजिल फॉइल किसको कहते हैं हम लोग? फितरी तरीके से तैयार होने वाला ईंधन, जिसे मदफून मुर्दा अज़वियों की गैर ऑक्सीजनी तहलील से हासिल होने वाला ईंधन, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह जो है भाई ये रकाजी ईंधन में शामिल हो जाएंगे। और हवाई आलूदगी की तखफीफ में मदद के लिए बायोमास भी तवानाई के वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बायोमास को ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हुए अगरचे के कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा फिजा में वापस कर दिया जाता है, लेकिन ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो बायोमास की तैयारी के वक्त हवा से ली गई है। मतलब हमारे बॉडी में जो बायोमास तैयार होता है, जब हम लोग क्या करेंगे भाई, CO2 को हवा से हासिल करेंगे, तो जब हम इसको जलाएंगे, जब ये ईंधन के तौर पर काम करेगा, तो वही जो CO2 हमने इस्तेमाल की थी वही क्या करेगी, हम लोग दोबारा से आज़ाद कर देंगे हवा में। हम क्या करेंगे, बायोमास को भी एज ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोयला, पेट्रोल, ये तमाम फ्यूजल फॉइल्स में आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज ऑलवेज। आबी माहौलियाती निज़ाम में हयाती कमियत का एहराम हमेशा डैश होता है। ए इन्वर्टेड, बी अपराइट, सी डाउनवर्ड, या फिर डी पार्शियली अपराइट। चले बताइए। अब हम बात कर रहे हैं हमारे बायोमास ऑफ पिरामिड, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास की हयाती कमियत की पिरामिड की बात की जा रही है, और कहाँ पे इकोसिस्टम में, तो हमारे आबी माहौलियाती निज़ाम के इकोसिस्टम की बात की जा रही है। तो हमारा जो आबी माहौलियाती निज़ाम हो जाएगा, उसमें जो कमियत का एहराम है हमारा वो हमेशा किस सूरत में या फिर किस हालत में पाया जाता है, हमको बताना है। उसकी शक्ल क्या होगी? तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए इन्वर्टेड। हमेशा जो हमारा क्या कहेंगे बायोमास का पिरामिड हमारे आबी माहौलियाती निज़ाम में इन्वर्टेड होगा। क्यों होगा इन्वर्टेड? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो किसी आबी माहौली निज़ाम में नबाती जलचर का बायोमास मुकाबले क्रिस्टेशियन नन्ही सब्जी खोर मछलियों के जो इस जलचर को ग़िज़ा बनाते हैं काबिल नज़रअंदाज होगा। यानी कि जो पैदा कुनिंदान होते हैं हमारे आबियाती माहौलियाती निज़ाम में, उनका बायोमास जो होता है लगभग वो ना के बराबर होता है, ठीक है ना। जो उनको खाते हैं भाई, जो हमारे इब्तदाई सार्फिन, सेकेंडरी सार्फिन जो हो जाएंगे, उनका बायोमास क्या होगा? ज़्यादा होगा हमारे पैदा कुनिंदान से। इंपॉर्टेंट है ये, हम बायोमास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पैदा कुनिंदा का बायोमास कम होगा, उसके ऊपर वाले इब्तदाई सार्फिन का उससे ज़्यादा होगा, उसके बाद हमारे सेकेंडरी सार्फिन का ज़्यादा होगा, उसके बाद हमारे टर्शरी सार्फिन का जो है ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये इन्वर्टेड जा रहा, उल्टा जा रहा है यहाँ पर। तो हमारा जो आबी माहौलियाती निज़ाम में बायोमास का जो पिरामिड हो जाएगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि बायोमास क्या होगा भाई? छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा, हयाती कमियत या एहराम के मखसूस ग़िज़ाई जंजीर में अंदाज़न डैश ग़िज़ा हर मरहले पर ज़ाया होती है। चलें बताइए। अप्रॉक्सीमेटली डैश ऑफ फूड इज़ लॉस्ट एट एवरी, क्या कहेंगे हम लोग, ट्रॉपिकल लेवल पे हर कितनी % जो है भाई हमारी जो क्या कहेंगे ग़िज़ा हर मरहले पर ज़ाहिर होती है, हमको बताना है। हयाती कमियत के एहराम की बात की जा रही है, ठीक है। बायोमास ऑफ पिरामिड की बात की जा रही है। तो हर पिरामिड में अगर हम देखेंगे तो हर जो ग़िज़ाई जंजीर होगी उसमें कितने % ग़िज़ा जो है लॉस्ट होगी? तो 90% जो ग़िज़ा होगी भाई लॉस्ट होगी। अगर हम देखेंगे तो हर, यहाँ पे देखिए आप लोग, डिकम्पोजर्स, उसके बाद जो है भाई डिकम्पोजर्स के पास अगर 1 लाख अगर ग़िज़ा यहाँ पे बताया गया है, तो जो हमारा क्या कहेंगे, हम जब प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? 90% जो है वो ज़ाय हो जाएगी, बचेगा सिर्फ हमारे पास 10,000। अगर हम उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या हो गया? दरमियान में 90% जो हो जाएगी वेस्ट हो जाएगी, बचेगा सिर्फ 1000। इसी तरह अगर हम कहेंगे तो हर ट्रॉपिकल लेवल पे 90% जो ग़िज़ा है वो ज़ाय हो जाती है, सिर्फ 10% जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। कितनी % रहेगी भाई? अगर हम लोग तवन्नाई की बात करेंगे तो तवन्नाई, या फिर हम बायोमास की बात करेंगे बायोमास, या फिर ग़िज़ा की बात करें तो ग़िज़ा, तीन भी चीज़ें जो है भाई हर नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे 90% जो हो जाएंगी लॉस हो जाएंगी, सिर्फ 10% जो होगी ट्रांसफ़र होगी अगले आने वाले ट्रॉपिकल लेवल में। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज लेस इन एनी इकोसिस्टम, हेंस द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। अब तक हम लोग दो तरह के पिरामिड देख चुकी है भाई। अददी पिरामिड, एक था हमारा अददी अहराम और दूसरा था हमारा हयाती बायोमास का अहराम। अब हमारे तीसरा है हमारा तवानाई का अहराम। तो जो हमारा तवानाई का अहराम होगा, कोई भी इकोसिस्टम ले लो भाई, वो एक ही शक्ल में पाया जाएगा। क्योंकि पहले स्टेज पे जो तवानाई होगी भाई
हमको पता ही है सेकेंड स्टेज पे जब जाएंगे हम तो तवानाई लॉस ही होगी। पहले स्टेज पे सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद कम होगी, उसके बाद कम होगी, उसके बाद कम होगी। तो हमेशा जो हमारा पिरामिड होगा एनर्जी का वो किस तरह का होगा, तो हमेशा वो अपराइट ही होगा, सीधा ही होगा। क्यों सीधा होगा? क्योंकि किसी भी तरह का इकोसिस्टम ले लो, आप ग्रासलैंड ले लो, एक्वाटिक ले लो, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ले लो, हमेशा जो पहला सतह जो पैदा कुनिंदा होगा उसके पास 100% जो होगी एनर्जी पाई जाएगी। जब हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ जाएंगे भाई तो 90% जो होगी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी बची रहेगी। उसके बाद जब हम सेकेंडरी क्या कहेंगे हम लोग कंज्यूमर के पास जाएंगे तो 10% में से 9% फिर क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी, सिर्फ 1% उसके लिए बचेगी, ठीक है ना। तो इस तरह हर स्टेज पर या फिर हर ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी हो जाएगी वो कम होती चली जाएगी। इसी वजह से जो हमारा एनर्जी का पिरामिड होगा वो हमेशा अपराइट या फिर सीधा होगा। इंपॉर्टेंट है ये, ओके ना। जो हमारा एनर्जी का पिरामिड होगा, कोई भी इकोसिस्टम ले लो, वो हमेशा अपराइट या फिर सीधा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते जाएंगे तो दर्जा ब दर्जा जो होगा एनर्जी जो होगी लॉस्ट होती जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये होगा द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू अ फूड चेन इज नोन एज। ग़िज़ाई जंजीर में आलूदगी के दाखिल होने के अमल को क्या कहा जाता है? ए बायोमैग्निफिकेशन, बी बायोअक्यूमुलेशन, सी बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और डी यूट्रोफिकेशन। चले बताइए। अब हमारी ग़िज़ाई ज़ंजीर है भाई, हम लोग देख चुके हैं जो हमारे प्रोड्यूसर्स है वो ग़िज़ा तैयार करते हैं, उसके बाद उसको कंज्यूमर्स है, हमारे इब्तदाई कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, वो क्या करते हैं, इस ग़िज़ा को 1 बाय 1 क्या होती है, वो ग़िज़ा पास होती जाती है हमारी, ठीक है ना। तो इस तरह की ग़िज़ाई ज़ंजीर जब बन गई तो अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग हमारे पैदा कुनिंदान में कोई जहर या फिर कोई आलूदा चीज़ पैदा कुनिंदान के अंदर है हमारे, तो वो क्या होगी, ट्रांसफ़र होती जाएगी प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी में से टर्शरी में। तो इस तरह कोई ग़िज़ाई ज़ंजीर में जब भी कोई ना कोई एक पॉल्यूटेंट या फिर आलूदकार दाखिल हो गया तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग बायो अक्यूमुलेशन कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, किसी ग़िज़ाई ज़ंजीर में आलूदकार के दाखिल होने का अमल हयाती ज़ख्र उर्दू में और इंग्लिश में बायो अक्यूमुलेशन कहलाता है। जबकि आलूदकार एक तग़ज़ी मरहले से अगले तग़ज़ी मरहले में मुंतकिल होने पर इर्तिकाज़ में इजाफे का रुझान क्या कहलाता है, हयाती तकबीरियत या फिर बायो मैग्निफिकेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या है भाई, ग़िज़ाई ज़ंजीर में आलूदकार दाखिल हो गया, अब क्या हो रहा है, वो जैसा जैसा वो स्टेजेस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा, सेकेंडरी से टर्शरी में जा रहा, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो आलूदगी का जो फ़ीसद है उसका वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस तरह बढ़ने को हम लोग क्या कहेंगे, बायो मैग्निफिकेशन से नाम से जानते हैं। आलूदकार का दाखिल होना बायो अक्यूमुलेशन है, उसके बाद हर स्टेज पे उसका इर्तिकाज़ का बढ़ना बायो मैग्निफिकेशन है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा, हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कोलेरो झील को किस साल तयूर सेंचुरी करार दिया है? इन विच ईयर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है हमारा जो कोलेरो झील होगी उसको बर्ड सेंचुरी के तौर पर क्या है भाई, वो उनको करार देंगे। 2000 में दिया है, 1998 में दिया है, 1999 में दिया है या फिर 2001 में दिया है। कोई एक ग्लिच होने की वजह से जो है भाई क्वेश्चन जो है पूरा नहीं आ सका, या तो उर्दू में पूरा आया या तो इंग्लिश में पूरा आया, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे इंग्लिश में पूरा नहीं आया, कोई ग्लिच हो गया वीडियो में डाउनलोड करते वक्त, ओके। तो कौन से साल जो है आंध्र प्रदेश ने जो हमारी कोलेरो झील है उसको एज अ बर्ड सेंचुरी के तौर पर जो है भाई करार दिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1999, ठीक है। 1999 में जो है हमारी कोलेरो झील को हमारे आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने क्या किया, बर्ड सेंचुरी का क्या कहेंगे खिताब दिया है, ठीक है ना। ये झील जो है 193 अक़साम के परिंदों के अनवा की मेज़बानी करती है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये झील में क्या है भाई, शुमाली एशिया से, मशरक़ी यूरोप से नक़ल मकान करते हुए अक्टूबर और मार्च के महीनों में क्या है तकरीबन 20 लाख परिंदे हर साल यहाँ आते। कौन से महीनों में? अक्टूबर से मार्च के महीनों में। कहाँ से आते हैं? शुमाली एशिया से और मशरक़ी यूरोप से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो उसको अच्छे से आप लोग याद रख लीजिए कि ठीक है ना। 1999 में उसको सेंचुरी बनाया गया है। 193 तरह के अक़साम के यहाँ पे परिंदे होते हैं और हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा जो है भाई क्या करेंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं हमारे कोलेरो झील में, जो कि आंध्र प्रदेश में वाक़ हो। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा, किसको धाती असर पजीरियत का हयाती काशिफा समझा जाने लगा है? Who has came to be regarded as the bioindicator of metal bioaccumulation? क्वेश्चन समझिए कि जो हमारा मेटल जो भी बायोअक्यूमुलेशन, हम बायोअक्यूमुलेशन यानी कि आलूदकार का हमारे ग़िज़ाई ज़ंजीर में ऐड होना है, तो मेटल जब हम मेटल के तौर पर जो भी आलूदकार हमारे ग़िज़ाई ज़ंजीर में ऐड हो रहा है या फिर किसी के जिस्म में जा रहा है,
तो इनमें से किसको जो है वो इंडिकेटर के तौर पर बताया जा रहा है? क्या हम बर्ड्स को इंडिकेटर के तौर पर जानते हैं मेटल बायोअक्यूमुलेशन के, या फिर ह्यूमंस को, या इंसेक्ट्स को, या फिर फिशेस को? चले बताने की कोशिश करिए। जो मेटल एज अ आलूदकार जो है किसके बॉडी में जा रहा है, जिससे हम लोग क्या पता चल रहा है भाई, एक इंडिकेटर के तौर पर पता चल रहा है कि वहाँ पर क्या है भाई, बायो अक्यूमुलेशन हो रहा है मेटल्स का। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फिशेस। यानी कि मछलियों को हम लोग धाती असर पजीरियत का हयाती काशिफा या फिर बायो इंडिकेटर समझा जाने लगा। क्यों? क्योंकि सिम की इनवा दबाव की हालत में शदीद रद्द अमल का इजहार करती हैं। अगर आप पानी की बात करेंगे भाई, तो पानी में समझिए केडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, लेड, फेरम, इस तरह के जो है भाई जहरीले अगर हम लोग मेटल्स है तो वो पानी से क्या होंगे, हमारे मछलियों के अंदर जाएंगे भाई। मछलियों के अंदर जब ये क्या करेंगे, ज़ख़ीरा हो जाएंगे, तो मछलियाँ क्या करेंगी भाई, एक बायो इंडिकेटर के तौर पर काम करेंगी, जिससे हमको पता चलेगा कि जो धाती असर पजीरियत है वो कितनी हो रखी है, वो हमारे क्या कहेंगे हम लोग आबी ज़खायर में। ओके ना, समझ में आ गया ना। एक हमारे एडुलाबाद आबी ज़खायर जो है वहाँ पर एक तरह का क्या कहेंगे हम लोग रिसर्च किया गया है, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे बताया गया है कि मछलियों का एज अ बायो इंडिकेटर के तौर पर क्या कहेंगे लिया जा रहा है आजकल। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा, विच डिसीज़ वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन कुमामोटो प्रेफेक्चर ऑफ जापान इन 1956। 1956 में जापान के कुमामोटो प्रेफेक्चर में पहली बार कौन सी बीमारी दरियाफ्त हुई है? क्या वो मिनीमाटा है, क्या वो चिकन पॉक्स है, क्या वो मलेरिया है, या फिर डेंगू है? चिकन पॉक्स आना चाहिए वहाँ पे, ओके, चिकन नहीं आना चाहिए। चले बताइए, कब जापान में ये बीमारी सबसे पहले हमको देखने मिली, कब मिली? 1956 में। कहाँ पर? कुमामोटो प्रेफेक्चर में। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिनीमाटा डिसीज़। आप लोग मिनीमाटा डिसीज़ के बारे में सुन चुके होंगे, और ये डिसीज़ के बारे में ग्रुप 1 में भी क्वेश्चन आया था कि मिनीमाटा डिसीज़ जो है किसके ज़रिए होती है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिनीमाटा डिसीज़। ये जो मिनीमाटा डिसीज़ है ये बीमारी सन 1965 ईस्वी में सबसे पहले जापान के कहाँ पर भाई, कुमामोटो ज़िले के मिनीमाटा शहर में दरियाफ्त हुई है। ये बीमारी भाई चिसू कॉरपोरेशन की कीमियाई फैक्ट्री जो कि 1932 से लेकर वहाँ पर 1938 के दरमियान क़ायम थी। इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पर ये जो सनती फाजिल पानी था जिसमें कि मिथाइल मर्क्यूरी पारा जो है वो शामिल था उसके अंदर, उसको आबी ज़खायर में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ही जहरीली कीमियाई मादे जो है मिनीमाटा शहर के मुख्तलिफ समंदरी मछलियों और खौलदार मछलियों में ज़ख़ीरा हो गए। और जो भी मछली और जो ज़ख़ीरा वो जो क्या कहेंगे हम लोग, वो मछलियाँ जो भी लोग खाए वो लोग उसका शिकार हो गए। बहुत सारे लोगों की मौत हुई, बहुत सारे जानवरों की, बहुत सारे क्या कहेंगे आबी जानवरों की वहाँ पर मौत वाक़ई हुई। कहाँ पे? मिनीमाटा डिसीज़ जापान में हम लोगों को सबसे पहले देखने मिली है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा, मिनीमाटा डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय दी। मिनीमाटा बीमारी जो है किसकी वजह से लाहक होती है? ए, केडियम की वजह से, बी, लेड या फिर शीशे की वजह से, सी, क्रोमियम की वजह से, या फिर डी, मिथाइल मर्क्यूरी या फिर पारे की वजह से। ठीक है, चले बताने की कोशिश करिए। अभी हम लोग ऑलरेडी जो है इसका आंसर देख चुके हैं कि जो हमारी मिनीमाटा डिसीज़ है, ये जो डिसीज़ होगी वो कौन से एक जहरीले क्या कहेंगे हम लोग एलिमेंट या फिर मादे की वजह से जो है लाहक होती है, हमको बताना है। क्या वो केडियम होगा, क्या वो लेड होगा, क्या वो क्रोमियम होगा, या फिर मिथाइल मर्क्यूरी होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल मर्क्यूरी। ठीक है ना, जो मिथाइल मर्क्यूरी है भाई, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, उसकी वजह से जो है हमारी मिनीमाटा डिसीज़ लाहक होती है। अब ये डिसीज़ क्या है भाई, तो ये जो डिसीज़ होगी हमारे दिमाग का जो नर्वस सिस्टम होगा भाई, तवाज़ुन को क्या करेगी, वो बिगाड़ देगी। इस वजह से जो है मौत भी वाक़ई होती है। ये बहुत ही संगीन क्या कहेंगे हम लोग एक तरह की बीमारी है जो कि हमारे दिमाग पर इफ़ेक्ट करेगी, हमारे दिमाग को ये इफ़ेक्ट करेगी, और कभी कभार जो है इससे मौत भी लाहक होती है। मिनीमाटा डिसीज़ जो है हमारे मिथाइल मर्क्यूरी की वजह से होती है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। ये जो केडियम लेड है ना, ये भी बहुत ही क्या कहेंगे हम लोग आलूगी पैदा करने वाले अनासिर में से होंगे। आगे आएगा तो हम इंशाल्लाह इनके बारे में देखेंगे आलूगी के टॉपिक में। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स विच वन इज़ मिसमैच्ड पेयर। दर्ज झेल में से कौन सा जोड़ गलत है, हमको बताना है। प्लांट प्रोड्यूसर्स, रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर, लायन कार्निवोरस, जिराफी सेकेंडरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे एक जोड़ी दी गई है भाई, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स के तौर पर दिया गया है,
जो रैबिट खरगोश हो जाएगा हमारा, उसको इब्तदाई सार्फिन के तौर पर दिया गया है। जो हमारा लायन हो जाएगा उसको गोश्तखोर के तौर पर दिया है। और हमारा जो जिराफी हो जाएगा उसको सेकेंडरी या फिर सानवी सार्फिन के तौर पर दिया गया है। तो चले बताइए कि इनमें से जो गलत जोड़ है वो कौन सा हो जाएगा। क्या पौधे प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे? क्या रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा? क्या लायन कार्निवोरस नहीं होगा? या फिर जो जिराफी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिराफी। एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिए, एक मैं बता रही हूँ, जितने भी हमारे हर्बीवोरस रहेंगे, यानी कि जो भी लोग सब्जियां खाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, वो हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में नहीं आएंगे वो लोग, ठीक है ना। जो लायन हो, जो हमारा रैबिट है भाई खरगोश, वो भी हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। और जो हमारा जिराफी है वो भी हमारा प्राइमरी कंज्यूमर आएगा। क्यों? क्योंकि जिराफी हमेशा घास को खाएगा भाई, वो हमेशा प्रोड्यूसर्स को खाएगा। और जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं वो किस में आते हैं? वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, ना कि वो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा जो होगा वो गोश्तखोर ही होगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर का खाएगा। और प्राइमरी कंज्यूमर किसको खाएगा? वो प्रोड्यूसर्स को खाएगा। इस तरह की चेन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये आसान है थोड़ा सा, अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो इसका आंसर कर पाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज़ है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा, व्हाट % ऑफ एनर्जी लॉस कैन बी ऑब्जर्व एट ईच ट्रॉपिक लेवल? हर ट्रॉपिक सतह पर तमन्नाई के नुकसानात का कितना फ़ीसद मुशाहिदा किया जा सकता है? ए 90%, बी 60%, सी 10% और डी 70%। चलिए बताइए, ऑलरेडी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले के हमारे क्वेश्चंस के थ्रू। कितने % जो है हर ट्रॉपिक लेवल पर तवानाई के नुकसान का फ़ीसद जो है हम लोग देख सकते हैं। क्या हर ट्रॉपिक लेवल पर तवानाई जो है वो 90% ज़ाये होगी या नुकसान उसका होगा, 60% होगा, 10% होगा या फिर 70% होगा? चले बताने की कोशिश करिए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। हर ट्रॉपिक लेवल पर जो है हमारे, हम पढ़ चुके हैं कि 90% जो है हमारी तवानाई लॉस होगी या फिर 90% तवानाई का जो है नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग प्रोड्यूसर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या फिर लास्ट में जो आला गोश्तखोर हो जाएंगे, जैसे ही हम लोग बढ़ते जाएंगे तो जब 100% जो तवानाई हमारे प्रोड्यूसर्स के पास होगी, जैसे ही वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी तो वो क्या हो जाएगा भाई, 90% लॉस्ट हो जाएगा। सिर्फ 10% जो है हमारे क्या कहेंगे हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा। सेम वैसे ही होगा फिर जब प्राइमरी कंज्यूमर को हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर खाने के तौर पर इस्तेमाल करेगा, ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जो 10% जो होगी भाई वो भी क्या होगी, 90% ज़ाय हो जाएगी। सिर्फ 10% जो होगी हमारे नेक्स्ट कंज्यूमर के अंदर जाएगी। इस तरह जो होगा हमारा एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है ना। इस दौरान जो होती है 90% जो भी एनर्जी होती है या फिर हमारा ग़िज़ा होती है या जो फूड होता है वो ज़ाया हो जाता है। नेक्स्ट लेवल में सिर्फ 10% जो होगा ट्रांसफ़र होगा। इंपॉर्टेंट है ये। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा, कैंपेन अगेंस्ट बर्ड इन चाइना वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? चीन में परिंदों के खिलाफ मुहिम किस साल शुरू की हुई थी? ए 1950, बी 1956, सी 1954 और डी 1958। चले बताने की कोशिश करिए। चीन में एक तरह का वाक़या हुआ था ये, जहाँ पर क्या किया गया था, बहुत सारे क्या कहेंगे हम लोग बेकसूर परिंदों को मारा गया था। एक गलतफहमी की वजह से ये क्या किया गया था, हमारे परिंदों के ख़िलाफ़ जो है एक तरह की मुहिम चलाई गई थी, जहाँ पर क्या किया गया था, परिंदों का शिकार, जहाँ पर भी परिंदे दिखाई दे रहे थे उनको डायरेक्ट शूट आउट करने का ऑर्डर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गलतफहमी हो गई थी कि जितना भी अजनास है वो लोग परिंदे खा रहे हैं। ओके, तो ये कब शुरू हुआ था? ये तो 1958 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1958 में चाइना में क्या किया था, हमारे परिंदों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की गई थी। आप लोग देखे होंगे किसी भी जानदार अज़वियों के बहरान से मफ़र नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदगी का आम हिस्सा होता है। ताहम किसी भी इस ख़तर आफात का भी सामना नहीं किया होगा जितना हमारे चाइना की चिड़िया ने 1958 में आन पड़ी थी। इसमें क्या किया था, माहौलियाती बहरान, जिसका यहाँ तस्करा मकसूद है, जो फितरी नहीं बल्कि इंसान के कार गलत की वजह से पैदा शुदा था। इस चिड़िया का नाम सफ़ुरा था, जिसकी कुल तारीख़ में दुनिया भर में इस कदर शिकार नहीं किया गया था जितना इनको 1958 में इनका शिकार किया गया था, ठीक है। इस वक्त चाइना की सनती पैदावार में तेज़ रफ्तारी के साथ इजाफे के लिए मुल्क वसी तर देही काश्तकारों को मुतहरिक करते हुए शिद्दत के साथ ये मुहिम चला रही थी, जिसमें क्या पाया गया भाई, गलतफहमी हो गई थी कि ये जितने भी जो है अजनास है उसको ये चिड़िया जो है भाई ख़राब कर रही हैं या खा रही हैं, जिसकी वजह से जो है इनके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की गई थी चाइना में। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा, डिक्रीज़ इन ग्राउंड वाटर लेवल इज़ ड्यू टू, जो हमारे ज़ेर ज़मीनी पानी है उसमें सतह में जो कमी वाक़ई हो रही है उसकी वजह क्या है?
लेक ऑफ रेनफॉल यानी कि जो हमारे बारिश में क़िल्लत हो रही है उसकी वजह है। डिफॉरेस्टेशन या फिर जो हमारे जंगलात की कटाई हो रही है, फिर जंगलात में जो सफाया हो रहा है वो उसकी वजह है। या फिर इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ बोरवेल्स यानी कि दिन ब दिन हम लोग जो बोरवेल्स की खुदाई कर रहे हैं या बोरवेल्स में जो इजाफा हो रहा है वो हमारे ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी की वजह है। या फिर ऑल ऑफ द अबव इसका जवाब हो जाएगा। चले बताइए कौन सा जो हमारे ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम जो हो जाएंगे भाई ये हमारे पानी की क़िल्लत या फिर ज़ेर ज़मीनी पानी की क़िल्लत के जो है कॉजेज़ हो जाएंगे। ठीक है, जितना हम लोगों का बारिश में कमी वाक़ई होने की वजह क्या है, हमारे डिफॉरेस्टेशन है, ये दूसरे से लिंक है भाई। जो भी हमारे इंसान जो है लालच में आकर अपने फ़ायदे के लिए हमारे माहौल के साथ जो भी नुकसान कर रहा है उससे उसी को वापस होगा नुकसान हो रहा है। क्यों, जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है ना। तो हमारे ग्राउंड वाटर लेवल में क्या है भाई, कमी वाक़ई हो रही है। आगे जाकर जो हमारी दूसरी नस्लें होंगी, जनरेशन के लिए नीचे का पानी जो है भाई नहीं पाया जाएगा। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, उनमें से हमारा पानी की क़िल्लत है। ठीक है ना, बारिश की कमी है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि हमारे जंगलात का कटाव है, और साथ ही साथ बोरवेल्स इतना खुदाई कर रहे हैं हम लोग कि ज़ेर ज़मीन जो पानी मौजूद है बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। इस वजह से भी क्या है, हमारे ज़ेर ज़मीन पानी में जो है बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 1998 से लेकर 2002 के दौरान पानी की सतह औसत में कितना घटाव हुआ है। ठीक है, हमको एवरेज डिक्रीज़ बताना है हमारे पानी के सतह में। कब की बात की जा रही है, जब हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक था। 1998 से लेकर 2002 के दरमियान जो है कितने पानी की सतह औसत में घटाव हुआ है हमको बताना है। 2 मीटर का क्या हो गया, हमको डिक्रीज़ हुआ, 3 मीटर का डिक्रीज़ हुआ, 4 मीटर का डिक्रीज़ हुआ, या फिर 5 मीटर का डिक्रीज़ हुआ। चले बताइए हमारे 1998 से लेके 2002 के दरमियान जो है हमारी पानी की जो सतह औसत है उसमें कितना घाटा हुआ या फिर घटा हुआ है हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 मीटर का घटाव हुआ है। इम्पॉर्टेंट है ये, 1998 से लेके 2002 तक। ओके, हालिया बरसों में मानसून में तग़य्युर व आदम इस्तक़लाल की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर ज़्यादा इन्हिसार हो गया है। रियासत के बाज़ इलाक़ों में ज़ेर ज़मीन पानी को बेशुमार गहरे ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स की खुदाई के ज़रिए बिला इम्तियाज़ निकासी के नतीजे में ज़ेर ज़मीन में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 1998 से लेकर 2002 के दौरान इन रियासतों में पानी की सतह औसत में 3 मीटर का घटाव हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जितने भी क्या आप जानते हैं क्वेश्चन दिए गए हमारे टेक्स्ट बुक में वो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले यही चीज़ें हमको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है ना। तो कितना घटा हुआ है, तो 3 मीटर का जो है घाटा हुआ है हमारे 1998 से लेकर 2002 के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये रहा, एग्जाम्पल फॉर बायोफ्यूल इज़, यानी कि हयातियाती ईंधन की मिसाल है। ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी जैट्रोपा, या फिर डी केरोसिन। थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो एक हयाती ईंधन की बात की जा रही है। अब हमको पता ही है रकाजी ईंधन जो है भाई फ्यूल क्या कहेंगे, फॉजिल फ्यूल्स कौन से हो जाएंगे, तो जितने भी हमारे पेट्रोलियम है, डीजल है, कुदरती गैस है, ये तमाम जो हो जाएंगे हमारे फॉजिल फ्यूल्स यानी कि जो रकाजी ईंधन जानते हैं हम लोग उसमें आ जाएंगे। जिससे क्या होगा भाई, हमारा जो माहौल है वो आलूदा हो रहा है। उसके रिप्लेसमेंट में आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, हयाती ईंधन के तौर पर भी कुछ पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से एक पौधा है हमारा जैट्रोपा का पौधा। ठीक है, ये जो जैट्रोपा है भाई उसको जो है हम लोग हयाती ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैट्रोपा कैरकस पौधे के बीजों को हम लोग हयाती ईंधन पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कम ना होने वाली तवानाई हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के प्लान का एक हिस्सा है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश ने जो जैट्रोपा पौधा है भाई शजाकारी के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के साथ रस्मी मुआहदा किया हुआ है। कंपनी ने काकीनाडा में जैट्रोपा काश्त के ज़रिए आला मियारी ईंधन के हुसूल के लिए 200 एकड़ ज़मीन को मुंतखब किया है। हयाती ईंधन की तैयारी का अमल बायो स्टेरिफिकेशन कहलाता। कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बायो स्टेरिफिकेशन किसको कह रहे हैं, हयाती ईंधन की तैयारी के लिए। हमारा जो क्या कहेंगे हम लोग, कौन से इंडस्ट्री के साथ इन्होंने मुआहदा किया है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। कितने एकड़ ज़मीन में, 200 एकड़ ज़मीन में। कहाँ पर, काकीनाडा में। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा, इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये एक गैर काबिल तजदीद वसीला है।
अब गैर काबिल तजदीद वसीला किसको कह रहे हैं? जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, जिसको हम लोग फिर से तैयार नहीं कर सकते, जिसको हम लोग फिर से दोबारा उसको हम लोग दरियाफ्त नहीं कर सकते, उसको हम लोग कहेंगे नॉन रिन्यूएबल। तो इनमें से कौन सा एक क्या कहेंगे हम लोग? वसीला जो है नॉन रिन्यूएबल है, जिसको हम लोग फिर से वैसा ही नहीं ला सकते जैसा वो पहले था। क्या वो पानी हो जाएगा हमारा, क्या वो कोल हो जाएगा, क्या वो एयर हो जाएगा, या फिर वो हमारा सोलार एनर्जी हो जाएगी? चलिए बताइए कौन सा हमारा जो रिसोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा, यानी हम फिर से उसको बाजियाफ्त नहीं कर सकते, उसको हम फिर से तैयार नहीं कर सकते। एक बार अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, फिर से हम उसको तैयार नहीं कर सकते। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोल, या फिर जिसको हम लोग कोयला कहते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की एक एग्जांपल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रिन्यूएबल में कौन कौन से आ जाएंगे। तो हमारा बायोमास है, हमारी सोलार एनर्जी है, हमारी हाइड्रो पावर है, हमारी वाइंड एनर्जी है, हमारा जियोथर्मल पावर प्लांट है। ये तमाम जितनी भी हो जाएंगे ये हमारे रिन्यूएबल में आएंगे, यानी कि अगर ये ख़त्म भी हो जाएंगे तो पूरी तरह से ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे लिए बाकी रह जाएगा। लेकिन अगर हम लोग नॉन रिन्यूएबल की बात करेंगे, जैसा कि ऑयल है, कोल है, न्यूक्लियर है और हमारा नेचुरल गैसेस है, ठीक है, ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो इसको हम लोग बाजियाफ्त नहीं कर सकते, इसको हम लोग फिर से जो है हासिल नहीं कर सकते, फिर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके ना, इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, ICRI सैट इज़ इन। ये जो हमारा ICRI सैट जो एक तरह का क्या कहेंगे हम लोग इदारा है, वो कहाँ पर पाया जाता है हमको बताना है। क्या वो हैदराबाद में वाक़ है, क्या वो चेन्नई में वाक़ है, या फिर वो पुणे में वाक़ है, या फिर वो बेंगलुरु में वाक़ है। बहुत सारे जो क्या कहेंगे हम लोग इदारे हैं वो बहुत सारे क्या है हमारे माहौलियाती निज़ाम के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के जो रिसर्च अंजाम देते हैं, काम अंजाम देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सुन के होंगे भाई, बहुत सारे इदारों के नेम हैं, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग महकमे में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग इदारे होते हैं। जो हमारा ICRI सैट जो एक इदारा है वो कहाँ पर पाया जाता है हमको पहले वो बताइए आप लोग। क्या वो हैदराबाद में है, क्या वो चेन्नई में है, क्या वो पुणे में हो जाएगा, या फिर बेंगलुरु में हो जाएगा? तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ये जो ICRI सैट ये जो इदारा है भाई, ये कहाँ पर वाक़ है? तो ये हमारे हैदराबाद में वाक़ है, इम्पॉर्टेंट है। बैनुल-अक़वामी फ़सली तहक़ीक़ी इदारा बराए नीम खुश्क गर्म मक़ामात ने देही अफराद को बड़ी हद तक मालूमात फ़राहम करते हुए ज़मीनी तहफ़्फ़ुज़ और कम लागती आब ज़ख़ीरगी के टेक्निकल्स मदद फ़राहम की है। ये ख़िदमात इनफ़रादी किसानवार साथ ही कम्युनिटी की बुनियाद पर किए गए हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से वसाइल को बहाल करने और दीगर वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिली है। ओके, ये जो इदारा है भाई, इसको हम फुल फॉर्म देखेंगे तो आप लोग इंग्लिश में क्या है इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट डाउन करके नीचे बताइए। उर्दू में हो जाएगा बैनुल-अक़वामी फ़सली तहक़ीक़ी इदारा बराए नीम खुश्क गर्म मक़ामात। इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हमारे हैदराबाद में मुनक़िद है ये इदारा। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा, एग्ज़ाम्पल ऑफ द माइक्रो इरिगेशन टेक्निक। खुर्द आबपाशी तरीक़ेकार की मिसाल है। ए वेल्स, बी ड्रिप, सी स्प्रिंकल, या फिर ज़ुरूफ़ तराशी, डी बी एंड सी। चले बताइए हमारा जो आबपाशी के तरीक़े हैं भाई, इनमें से कौन सा हम लोग खुर्द आबपाशी के तरीक़े जिसको कहेंगे वो कौन हो जाएंगे? तो आबपाशी पहले के ज़माने में हम लोग आबपाशी के तौर पर हम लोग बोरवेल्स का इस्तेमाल करते थे, हम लोग हमारे कुओं का इस्तेमाल करते थे, नल फिटिंग का इस्तेमाल करते थे, बहुत सारी मुख्तलिफ़ अक़साम के हम लोग क्या कहेंगे आबपाशी के तरीक़े इस्तेमाल करते थे। ये जो जदीद तरीक़े हैं हमारे दो, एक ठीक है ना, एक है ड्रिप इरिगेशन और दूसरा होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये हमारे आबपाशी के दो तरीक़े हैं जिनको मजमूई तौर पर या फिर इन दोनों को मिलाकर खुर्द आबपाशी के तरीक़े या फिर माइक्रो इरिगेशन मेथड्स के तौर पर इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, किसको जाना जाता है? ड्रिप इरिगेशन मेथड और फिर स्प्रिंकल मेथड। अगर आप देखेंगे तो हमारा कहेंगे किसानों को आबपाशी तकनीकें जैसे कि तखातीर आबियारी, उर्दू में इसका नाम है तखातीर आबियारी यानी कि ड्रिप इरिगेशन, और ज़ुरूफ़ तरशी जिसको हम लोग स्प्रिंकल्स कहते हैं वगैरह है, ये मजमूई तौर पर खुर्द आबपाशी टेक्निक्स कहलाती है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये ऐसे टेक्निक्स है भाई जिसमें क्या होता है, पानी कम ज़ाया होता है, यानी कि अगर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बारिश नहीं होती, जहाँ पर पानी की किल्लत है, तो वहाँ पर ये दो तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फसलों की काश्तकारी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे तरीक़े होंगे जिसमें पानी ज़ाया नहीं होगा भाई। पानी क्या होगा इसके अंदर, पानी की
क्या कहेंगे, कंजर्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये रहा, ड्रिप इरिगेशन कैन रिड्यूस वाटर कंजम्पशन बाय। ड्रिप इरिगेशन से पानी की खपत को कम किया जा सकता है। कितने % पानी की जो खपत है भाई, या फिर जो कंजम्पशन है हमारा, मतलब हम लोग अगर हम लोग नॉर्मली हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स को इस्तेमाल करके जितना पानी इस्तेमाल करते हैं उसके अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करके कितने % जो पानी है उसको हम लोग बचा सकते हैं, उसकी खपत को कम कर सकते हैं। 70%, 50%, 30% या फिर 2%। चले बताइए, जो हमारा अगर हम लोग नॉर्मल हमारे ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल ना करके अगर हम लोग ड्रिप इरिगेशन मेथड के ज़रिए कोई फसल उगा रहे हैं तब हम लोग कितने % पानी को क्या है भाई रिड्यूस करेंगे? 70%, 50%, 30% या फिर 2%। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 70%। यानी कि अगर हम नॉर्मली जो तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं उसके बजाय अगर हम लोग ड्रिप इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 70% जो है हम लोग पानी कंजम्पशन से बचा सकते हैं। आप लोग देखिए, तखातीर आबियारी ड्रिप इरिगेशन एक किस्म की खुर्द आबपाशी के इस्तेमाल से हम लोग 70% पानी की खपत को कम किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया भर में सिर्फ 2% या फिर 2% काबिल काश्त ज़मीन ही इस तरीके से काश्तकारी की जाती है। अब ड्रिप इरिगेशन मेथड जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है भाई, 70% पानी कंजम्पशन को ये रिड्यूस करता है। इसके बावजूद भी क्या है भाई, हमारे दुनिया भर में सिर्फ 2% ही ऐसी ज़मीनात है जहाँ पर इस तरह के यानी कि ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हुए काश्तकारी की जा रही है। कितने % है? सिर्फ 2% ही है। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा, सरफेस वाटर इन लेक्स, स्वैम्स एंड रिवर्स इज़ अबाउट % इन टोटल वाटर। झीलों, दलदलों और दरियाओं में सतह का पानी कुल पानी में तकरीबन -% या फिर कितने % है? चले बताइए, 97% है या फिर 0.7% है या फिर 1.75 to 2% है या फिर 0.01% है? टोटल वाटर की बात की जा रही है, यानी कि 100% जो हमारा वाटर हो जाएगा उनमें से कितने % वाटर जो है हमारे झीलों में, दलदलों में, दरियाओं में पाया जाएगा, कितने % पाया जाएगा? ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं भाई, पढ़ते आ रहे हैं हम। 100% जो वाटर हो जाएगा उसमें जो होगा 97% जो हो जाएगा खारा पानी हो जाएगा, उसमें से 3% जो हो जाएगा फ्रेश वाटर हो जाएगा, उसमें से 2% जो है भाई बर्फ़ की शक्ल में होगा, 1% जो होगा हमको ज़ेरे ज़मीन होगा, नदी नालों में होगा। उनमें से भी सिर्फ 0.01% जो पानी हो जाएगा वो हमारे झीलों में होगा, दलदलों में होगा, दरियाओं में होगा। ठीक है, हम लोग ओवरऑल कंपेयर कर रहे हैं, 100% में से हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं तो टोटल 0.01% जो है हमारी झीलों, नदियों और दरियाओं में जो होगा पानी का फ़ीसद पाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, हम लोग 100% टोटल वाटर में से जो है ये ले रहे, 0.0% हो जाएगा। ओके ना, इम्पॉर्टेंट है ये। 97% तो खारा पानी हो जाएगा, नमकीन पानी हो जाएगा, तो समंदरों में पाया जाएगा। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा, बिश्नोई बिलोंग्स टू दिस स्टेट। जो बिश्नोई हैं हमारे वो इस रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या वो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या वो अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या वो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं? या फिर वो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं? चले बताइए, बिश्नोईज़, बिश्नोईज़ का नाम आपने सुना होगा भाई, बिश्नोईज़। ये जो बिश्नोईज़ है वो कौन से स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं हमको बताना है। चले बताइए, बिश्नोईज़ का ताल्लुक़ कौन से रियासत से है? बिश्नोईज़ के ज़रिए जो है एक तरह की तंजीम भी क्या है भाई, एक तरह की मुहिम जो है चलाई गई थी जिसमें कितने की बिश्नोईज़ की जो है मौत वाक़ हो गई थी। आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो बिश्नोईज़ जो हो जाएंगे हमारे कौन से रियासत से ताल्लुक़ रखेंगे? चले बताइए, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। जो हमारे बिश्नोईज़ है एक तरह की ये कम्युनिटी है, ठीक है ना, एक तरह की ये क्या कहेंगे हम लोग कम्युनिटी है, जिस तरह के हमारे क्या कहेंगे चिंचू कबीले हैं, ठीक है ना, जिस तरह के हमारे बोंड कबीला है, गोंड कबीला है, उस तरह से राजस्थान में पाए जाने वाली एक कम्युनिटी है बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोईज़ को जो है जंगल की देखभाल करना है, मतलब ये बिश्नोईज़ जो होते हैं वो जंगलों की देखभाल करते हैं, जंगलात की देखभाल करने वाले जो होते हैं भाई बिश्नोईज़ होते हैं। बिश्नोईज़ के ज़रिए जो है भाई हमारा चिपकू मूवमेंट भी जो है वो किया गया था, जहाँ पर क्या है बहुत सारे लोग हक करके क्या है जानवरों मतलब हमारे दरख्तों की कटाई से रोके थे, ठीक है ना। तो बिश्नोईज़ कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हमारे राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये जंगल में रहने वाले लोगों को बिश्नोईज़ कहते हैं, जो क्या करेंगे भाई जंगलात की हिफाजत करेंगे। ओके,
समझ आ गया। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये रहा, IUCN वॉज फाउंड इन। जो हमारा IUCN है एक तरह का ये भी हमारा इदारा है, तो ये इदारा कब फाउंड हुआ था बताना है हमको। क्या वो 1948 में फाउंड किया गया था या बनाया गया था, या फिर 1980 में बनाया गया था, 1950 में बनाया गया था, या फिर 1949 में बनाया गया था। IUCN आप लोग नाम सुन चुके होंगे, साइंस में ये नाम बहुत बार सुनने मिलता हमको, IUCN। तो ये जो इदारा है वो कब फॉर्म हुआ था हमको बताना है। चले बताइए कब फॉर्म हुआ था ये इदारा। ये जो डेट्स है भाई कंफ्यूजिंग है, ये कौन सा इदारा कब फॉर्म हुआ था, लेकिन डेट्स को अच्छे से याद रखिए क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी क्या है हमारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है ना। कभी कभार हमको फुल फॉर्म पूछ लेता, कभी कभार फाउंडेड डेट पूछ लेता। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर A 1948। जो हमारा IUCN एक तरह का इदारा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। बैनुल अक़वामी तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ फ़ितरत, इसको 1948 में क़ायम किरदा हुकूमत और खानगी ग्रुप्स में एक इश्तराक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, हुकूमत के साथ साथ खानगी ग्रुप जो है दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाया था। IUCN जंगलाती ज़िंदगी और सुकूनत व मस्कनों की हिफाजत का काम करती है। 1980 ईस्वी में इस ग्रुप ने आलमी तहफ़्फ़ुज़ हिकमत अमली की तजवीज़ पेश की है, ठीक है ना। कब की है, 1980 में की है, ओके। बेशतर हुकूमतों ने IUCN के मॉडल को अपने तहफ़्फ़ुज़ी प्लान की तरक्की देने के लिए इस्तेमाल किया है। अला अज़े IUCN सारी दुनिया में ख़तरे से दो चार जंगलाती ज़िंदगी, कौमी बागात व तहफ़्फ़ुज़ गाहों और माहौलियात पर निगरानी रखती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है IUCN के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा, जो भी खतरे से जो दो चार जो अनवा है भाई उसको एक बुक में उनका नाम रिकॉर्ड किया जाता है। वो बुक को क्या कहते हैं आप लोग नीचे कमेंट डाउन करके बताइए। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये रहा, द लाइफ लाइन फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ तेलंगाना इज़। तेलंगाना के एक बड़े हिस्से के लिए लाइफ लाइन के तौर पर कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो काम करता है। A पोलावरम प्रोजेक्ट, B श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, C गलेरू नागिरी प्रोजेक्ट और D हीराकुंड प्रोजेक्ट। चले बताने की कोशिश करिए कि हमारे तेलंगाना के एक बड़े हिस्से के लिए कौन सा जो एक हमारा वाटर प्रोजेक्ट है वो लाइफलाइन के तौर पर काम करेगा। क्या वो हमारा पोलावरम है, क्या वो हमारा श्रीराम सागर प्रोजेक्ट है, क्या वो हमारा गालेरू नगरी प्रोजेक्ट है, या फिर वो हीराकुंड प्रोजेक्ट है। चले बताइए कौन सा प्रोजेक्ट है जो हमारे तेलंगाना के ये लाइफलाइन के तौर पर काम करेगा। क्यों लाइफलाइन के तौर पर, मतलब पानी मुहैया करेगा भाई, ठीक है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, ओके। हम लोग जानते ही हैं जो हमारा श्रीराम सागर प्रोजेक्ट है भाई उसको हम लोग पोचमपाड़ का जो प्रोजेक्ट है उस नाम से जानते हैं। ये हमारे तेलंगाना के बहुत सारे इलाकों का क्या है भाई, पानी मुहैया करता है, ठीक है ना। बेसिक जो नीड है भाई वो पानी ही है, काश्त के लिए है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इस्तेमालात के लिए है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए है। तो ये जो श्रीराम सागर प्रोजेक्ट है वो बहुत तरीक़े से जो है हमारे तेलंगाना के लोगों की क्या कहेंगे मदद करेगा। इसीलिए तेलंगाना के एक बड़े हिस्से के लाइफलाइन के तौर पर जो है हमारे श्रीराम सागर प्रोजेक्ट को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन सा प्रोजेक्ट है, तो श्रीराम सागर प्रोजेक्ट जो हो जाएगा हमारे तेलंगाना के एक बड़े हिस्से के लिए लाइफलाइन प्रोजेक्ट की तरफ पर काम करेगा। क्यों, क्योंकि एक बहुत सारे इलाके को वो पानी मुहैया करेगा। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये रहा, एज ऑफ अगस्त 2013 द श्रीराम सागर्स प्रोजेक्ट हैज़ एन एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ TMC इज़। यानी कि अगस्त 2023 तक अगर हम देखेंगे तो श्रीराम सागर प्रोजेक्ट जो है भाई उसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी TMC में कितनी होगी। A 90.80 TMC, B 110.50 TMC, C 80.66 TMC, या फिर D 89.78 TMC। अब ये जो प्रोजेक्ट है भाई उसमें जो पानी है वो पानी की जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है वो कितनी है एज ऑफ अगस्त 2013 तक की अगर हम बात करेंगे उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है उसके डाटा के अकॉर्डिंग हमारे श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की जो क्या कहेंगे कैपेसिटी हो जाएगी वो TMC में कितनी होगी हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C 80.66। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो भी लेसन हमारे 10th क्लास के लिए है तो सोचिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट जो है भाई ये इसको हम लोग पोचमपाड़ प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। दरियाए गोदावरी पर बना यह प्रोजेक्ट है। कहाँ पर, तो दरियाए गोदावरी पर बना है। यह तेलंगाना के बड़े इलाके के लिए ज़िंदगी का जरिया है। यह खास कर आबपाशी प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, जो ज़िले करीमनगर, वरंगल, आदिलाबाद, नलगोंडा और खम्मम की ज़रूरियात की तकमील करता है। लेकिन दूसरी रियासतों में भी गोदावरी दरिया पर बनने वाले पुश्तों की वजह से ज़्यादातर पानी तेलंगाना को पहुंचने से कबल ही रोक लिया जाने की वजह से इस प्रोजेक्ट की अफादियत घट गई है। अगस्त 2013 के मुआयने के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की जो गुंजाइश है वो 80.66 TMC है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये।
ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, अच्छे से इसको ज़हनशीन कर लीजिए। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये रहा, फार्मर्स वर प्रोवाइडेड टेक्निकल सपोर्ट फॉर मोस्ट इफिशिएंट वाटर स्टोरेज एंड सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बाय। किसानों को जो है सबसे ज़्यादा मौसर पानी ज़ख़ीरा करने के लिए, ठीक है ना, और साथ ही साथ हमारे मिट्टी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भाई कौन टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमको बताना है। क्या वो हमारा ICAR करेगा, क्या वो हमारा IARI करेगा, क्या वो हमारा IRRI करेगा, या फिर हमारा ICRI SAT करेगा। चले बताइए कौन सा इदारा जो है हमारे तेलंगाना के किसानों को, ठीक है, क्या करेगा भाई, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हमारे वाटर स्टोरेज के लिए, पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पानी के ज़ख़ीरे करने के लिए और हमारे मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D, ICRI SAT। हम लोग ऑलरेडी ICRI SAT के बारे में देख चुके हैं भाई, ठीक है ना। ये जो इदारा है ये स्पेशली जो हमारे किसान हो जाएंगे उनको क्या करेगा, बहुत ही तरीक़ों से मदद कर रहा है, स्पेशली टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। किसके लिए, मौसर पानी ज़ख़ीरा करने के लिए। हम पानी का ज़ख़ीरा किस तरह कर सकते हैं भाई, बारिश का पानी हो, किसी भी तरह का पानी हो, तो हम वाटर स्टोरेज को बेहतर अंदाज में किस तरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमको हमारे मिट्टी को कंजर्व करना है, मिट्टी की हिफाजत करनी है भाई, मिट्टी को कटाव से बचाना है, ठीक है, मिट्टी को हम के ज़रख़ेज़गी कम होने से उसको बचाना है, तो मिट्टी की आलूदगी से उसको बचाना है। तो इस तरह के जो टेक्निकल सपोर्ट्स है वो हमारे किसानों को कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो ICRI SAT जो है हमारे किसानों को ये प्रोवाइड कर रहा है। इंपॉर्टेंट है। ICRI SAT का जो फुल फॉर्म है आप लोग नीचे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये रहा, एक्सपैंड UNDP को वसत दें, यानी कि UNDP। ऐसे क्वेश्चन जो है भाई लास्ट टाइम जो हमारा TRT हुआ था उसमें भी एक तरह का ऐसे क्वेश्चन बन गया था जहाँ पे हमको एक्सपैंड करना था, उसका फुल फॉर्म बताना था क्या था। तो यहाँ पे UNDP का फुल फॉर्म पूछ रहा है हमको, इसलिए मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐड कर लिए जहाँ से जो है भाई इंपॉर्टेंट जो हमको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो UNDP का जो एक्सपैंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या फिर वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस डॉट प्रोग्राम है, या फिर यूनाइटेड नेशन डॉट प्लान है। चले बताइए UNDP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर B, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। जो हमारा UNDP हो जाएगा भाई, अगर उसका हम लोग एक्सपैंड देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारा ये हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये एक तरह की क्या कहेंगे, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है भाई, जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में क्या है, पुअर्टी को एलिमिनेट, यानी कि जो हमारी गरीबी है उसको एलिमिनेट करने के लिए और हमारे क्या कहेंगे इकोनॉमिकल ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। अगर हम देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ओके ना। कब फाउंड हुआ था ये, तो 22 नवंबर 1965 को जो है भाई यूनाइटेड स्टेट में ये इदारा कायम हुआ था, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या के लिए काम करता है, तो ये गरीबी हटाने के लिए और साथ ही साथ हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये वर्क करता है, ओके। इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 35, खेतों के बंद पर इनको मुस्तहकम करने और नाइट्रोजन से भरने के गर्ज से डैश पौधे उगाए जाते हैं। हमको ये बताना है कि हमारे जो खेतों के बंद है भाई, जो बंद तैयार करते हैं हमारे खेतों के अतराफ, उसको मुस्तहकम करने के लिए और साथ ही साथ वहाँ पे हमारे नाइट्रोजन की जो गर्ज है भाई उसको पूरा करने के लिए कौन से जो प्लांट्स है वो उगाए जा रहे हैं। क्या हम लोग ग्राउंडनट प्लांट को उगाते हैं हमारे, क्या उसको हम लोग ग्लिसरीडिया प्लांट को उगाते हैं, या फिर मॉसेस को उगाते हैं, या फिर जैट्रोपा को उगाते हैं। चले बताइए। हम आसानी से मॉसेस और जैट्रोपा को यहाँ से अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉसेस तो हमको पता ही है भाई ये तो गीले ज़मीनात के अतराफ़ में उगाए जाते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है हमको। जैट्रोपा की बात करेंगे हम तो ये आयाती ईंधन के तौर पर काम करता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं भाई। बचा ग्राउंडनट और ग्लिसरीडिया, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, ग्लिसरीडिया। ग्लिसरीडिया एक तरह का पौधा है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पुश्तों पर लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सड़क की बंजर ज़मीन को फ़रोग देने और सजाकारी करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इक़दाम दिए गए हैं। तो सड़क के किनारों पर, खेतों के क्या कहेंगे हम लोग पुश्तों पर और नालों नहरों किनारों पर पौधों की सूदमंद उन्मा को उगाया गया है। पुश्ते की 0.3 मीटर की बुलंदी पर 10 मीटर के फासले पर कंटोरी गड्ढे खोदे गए हैं। इन कंदकों में सीताफल, शरीफा व दीगर कारामद अनवा के दरख्त लगाए गए हैं और ख़ासकर पुश्तों पर जो है ग्लिसरीडिया के पौधे लगाए गए हैं और
फलों के दरख्त और सागवान के 2500 दरख्त भी लगाए गए हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो पुश्तों पर जो उगाया जा रहा है उसको हम लोग ग्लिसरीडिया के नाम से जानते हैं। उसके अलावा गड्ढे खोदकर जो है भाई कौन से सीताफल वगैरह जो है उगाए जा रहे हैं, और 2500 मुख्तलिफ अक़साम के पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये रहा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दस्तयाब पानी की जुमला मकदार कितनी है? द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इज़। चले बताइए। जब हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है मुत्तहिदा था, ठीक है ना, एक साथ था, जब उसको डिवाइड नहीं किया गया था, अगर हम देखेंगे तो इन दोनों को मिलाकर जो है हमारे जो दस्तयाब पानी है भाई, जो हमारे लिए अवेलेबल वाटर है, वो टोटल कितना हो जाएगा? हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलाकर जो टोटल अवेलेबल वाटर है वो कितना है हमारे पास? क्या वो हमारा 3817 TMC है, या फिर 2268 TMC है, या फिर 2300 TMC है, या फिर 2000 TMC है? चले बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3817 TMC। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टोटल अवेलेबल वाटर होगा, ठीक है ना। जुमला जो दस्तयाब पानी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दस्तयाब पानी की जुमला मकदार जो हो जाएगी 3817 TMC, यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट में हो जाएगी। अगर हम देखेंगे तो आपाशी के लिए कितना इस्तेमाल में आ रहा है, तो 2268 TMC जो होगा आपाशी के लिए होगा। घरेलू इस्तेमाल के लिए 21 TMC होगा, सनतों के लिए 10 TMC होगा, बिजली तवानाई पैदा करने के लिए 1 TMC होगा, और इस्तेमाल शुदा कुल मकदार अब तक कितना इस्तेमाल कर लिए, तो 2300 TMC जो होगा अब तक हम लोग इस्तेमाल कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ऐसे बायो के लिए, साथ ही साथ SGT के लिए, ओके ना। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, कोई भी जोड़ मिलाने के लिए दे सकता है आपको, यहाँ से ऑड एंड आउट का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा, बैनुल अक़वामी तरक्की प्रोग्राम के मुताबिक किसी इलाके में जहाँ फ़ीसद सालाना आबी फ्राहमी डैश से नीचे गिरती है वहाँ आबी वसाइल कमियाब हो रहे हैं। यानी कि बैनुल अक़वामी तरक्की प्रोग्राम के ज़रिए एक रिपोर्ट बताई गई है जहाँ पर हमको बताना है कि ऐसा इलाक़ा जहाँ पर जो है सालाना आबी फ्राहमी जो है इससे नीचे हो जाएगी, तो वहाँ पर जो है भाई पानी की क़िल्लत जो है हो रही है, हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1800 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी 1700 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी 1600 मीटर क्यूब, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1500 मीटर क्यूब। यानी कि कितने मीटर क्यूब पानी सालाना अगर उससे नीचे गिर गया है उस इलाके में, तो वहाँ की जो कहेंगे हम लोग आबी वसाइल जो है वहाँ पे उसमें क़िल्लत वाक़ हो रही है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1700 मीटर क्यूब, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आप लोग आप देख सकते हैं यहाँ की बैनुल अक़वामी तरक्की प्रोग्राम के मुताबिक किसी इलाके में जहाँ किसी सालाना आबी फ्राहमी जो है भाई 1700 मीटर क्यूब से नीचे गिरती है, आबी वसाइल वहाँ पे कमियाब हो रहे हैं। बैनुल अक़वामी इदारे की ग़िज़ा और ज़राअत तंजीमों ने ये पेशगोई की है कि 2025 तक 1.8 बिलियन लोग इन ममालिक में या ख़ित्तों में रह रहे होंगे जहाँ मुताल्लिक़ आबी क़िल्लत होगी। इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक तो कितने पानी मतलब कितने सालाना आबी फ्राहमी से नीचे हो जाएगा तो हमको आबी वसाइल वहाँ पे कामयाब होंगे, और साथ ही साथ जो रिपोर्ट है हमारे ग़िज़ा और ज़राअत की तंजीमों की, उनके अकॉर्डिंग जो है 2025 में कितने बिलियन जो लोग हैं भाई ऐसे ममालिक में रहेंगे जहाँ पानी की क़िल्लत होगी। ये दो भी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये रहा, हर साल ज़मीन पर तकरीबन कितने मिलियन एकर्स जंगलात की कटाई की वजह से ख़त्म हो जाते हैं? अबाउट हाउ मेनी मिलियंस एकड़ ऑफ लैंड आर लॉस्ट ईच ईयर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। यानी कि हर साल जो है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन या फिर जंगलात की कटाई हो रही है, उसके सबब हर साल कितने फ़ीसद एकर्स ज़मीन जो है वो क्या है ख़त्म हो रही है हमारे पास हर साल। क्या वो 30 मिलियन ज़मीन है, क्या वो 26 मिलियन ज़मीन है, या वो 40 मिलियन ज़मीन है, या फिर वो 36 मिलियन ज़मीन जो है हर सालाना ज़ाय हो रही है डिफॉरेस्टेशन के सबब? चले बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 36 मिलियन। इम्पॉर्टेंट है, हर साल जो है भाई डिफॉरेस्टेशन या फिर जंगलात की कटाई के सबब क्या हो रहा है, तकरीबन 36 मिलियन जो है भाई मिलियन एकर्स की जो ज़मीन है वो ज़ाय हो रही है या फिर वो ख़त्म हो रही है। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ना सिर्फ हमको क्या कहेंगे हम लोग बारिश में कमी वाक़ होगी, हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, साथ ही साथ जो ज़मीन हो जाएगी भाई वो भी क्या रहेगी, ख़त्म होती जाएगी, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है ये। कितनी हो रही है, तो 36 मिलियन हो रही है हर साल।
मिलियन एकर्स। ओके, 36 मिलियन एकर्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। ज़मीन पर अनवा की मुख्तलिफ तहक़ीक़ों की बुनियाद पर हर साल कितने अनवा ज़ाये करते हैं? बेस्ड ऑन वेरियस एस्टिमेटेड ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ, हाउ मेनी स्पीशीज़ डू वी लॉस एवरी ईयर? चले बताइए, क्वेश्चन ये समझिए पहले। तो हर साल क्या हो रहा है भाई, हम लोग एक रिपोर्ट एस्टिमेट की गई है, उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, जितने भी स्पीशीज़ हमारे ज़मीन पर पाए जा रहे हैं उनमें से हम लोग हर साल कितने स्पीशीज़ को खो रहे हैं, यानी कि कितने स्पीशीज़ जो है हर साल ख़त्म हो रहे हैं। चले बताइए कितने स्पीशीज़ जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। कोई एक ग्लिच की वजह से जो है ऑप्शंस भी पूरे नहीं आ पाए यहाँ पर, तो पहले हम जवाब देख लेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 200 to 1 लाख। इम्पॉर्टेंट है ये, हर साल हम लोग 200 से लेकर 1 लाख अनवा को ज़ाये कर रहे हैं, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। अनगिनत और मुख्तलिफ ग़िज़ाई ज़राओं को यकीनी बनाने के लिए हमें हयाती तनू को बचाने की ज़रूरत है। हयाती तनू ग़िज़ा से कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मिसाल के तौर पर सारी दुनिया में जो है भाई 50,000 से लेकर 70,000 पौधों की अनवा को अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ख़त्म किया जा रहा है। मतलब अद्वियात के तौर पर मेडिसिन बनाने के लिए हम लोग 50,000 से लेकर 70,000 अनवा को ख़त्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ हर साल अगर हम देखेंगे तो 200 से लेकर 1 लाख स्पीशीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40। हु स्पोक दीज वर्ड्स? ये अल्फाज किसने कहे हैं? 1960 से 1969 में बेशतर ममालिक अपने माहौलियाती वसाइल तक महदूद रहा करते थे, लेकिन हालिया अदद व शुमार बतलाते हैं कि आज 3/4 इंसानी आबादी ऐसे ममालिक में बसती है जो अपनी पैदावारी इस्तिताअत से ज़्यादा सर्फ करती है। नौबहम रसाई मसला गंभीर है, फिर भी हम अपना इनफरादी रोल रखते हैं। ये जो अल्फाज है या एक स्पीच में अपने अल्फाज कहे गए थे, ये अल्फाज जो है किसने कहे हैं? क्या ये जवाहरलाल नेहरू किए गए अल्फाज है, या फिर ये इंदिरा गांधी के कहे गए अल्फाज है, या फिर हमारे मोरारजी देसाई, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? चले बताने की कोशिश करिए कि ये जो अल्फाज है अपने एक स्पीच में किसने कहे हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। जो हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी है भाई, उनके ज़रिए ये अल्फाज कहे गए थे। ओके ना, इम्पॉर्टेंट है ये। अगर हम देखेंगे तो 4 मार्च 1980 ईस्वी में हिंदुस्तान में आलमी तहफ़्फ़ुज़ हिकमत अमली के आगाज़ के मौके पर श्रीमती इंदिरा गांधी के कहे गए ये जुमले हैं कि 1960 से लेकर 1969 में बेशतर ममालिक अपने माहौलियाती मसाइल तक महदूद रहा करते थे, लेकिन हालिया आदाद व शुमार के मुताबिक आज 3/4 से ज़्यादा इंसानी आबादी जो है ऐसे ममालिक में बसती है जो पैदावारी इस्तात से ज़्यादा सर्फ कर रहे हैं। ये मसला तो गंभीर है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपना इनफरादी रोल इसमें हम अंजाम दे सकते हैं भाई। तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग 3R, हमारा जो 4R है भाई, 4R है, उसको अपना सकते हैं। 4R क्या है आप लोग कमेंट डाउन करके नीचे बताइए, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अल्लाह हाफिज़।